तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज शाम को एक बेहद अफसोसनाक खबर आई। गज़ल गायकी की दुनिया में, गज़ल गाने वालों में एक ऐसा नाम मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना सुना हो। हम आप सभी ने पंकज उधास की आज अचानक मौत की खबर आई। हालांकि वो लंबे वक्त से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 72 साल की सिर्फ उम्र में पंकज उधास का यूं जाना गज़ल गायकी के जितने भी शौकीन लोग हैं, शौक़ रखते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। मुझे याद है, खुद मैं जब एक नाम फिल्म आई थी और चिट्ठी आई है, ये जब भी गाना बजता था तो आंखें नम हो जाती थी। और ख़ास तौर पर वो लोग तो इस गाने को बहुत दिल के करीब मानते हैं जिनका कोई अपना घर से दूर हो। ज़रूरी नहीं है विदेश में ही हो, गाँव में हो, लेकिन शहर में कमाने गया हो। तो एक से एक उनके गज़ल, उनके गाने जो लोगों तक पहुँचे, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उनसे कई बार मिला। आखिरी बार 2019 में मेरी मुलाकात हुई थी साहित्य में। तब वो आए थे और बड़े प्यार से मिले थे और मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस दिन जब उन्होंने कहा था कि वो भी कहानी सुनते हैं और मेरा शो देखते हैं। और बहुत लंबी बात हुई थी, क्योंकि निदा फाजली साहब को मैं जानता हूँ, जिनके बहुत सारे गीत उन्होंने गाए थे गज़ल के तौर पर। तो अचानक ही जब ये खबर आया तो पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन मौत यकीनी है, हर एक को आनी है। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, पूरे परिवार को सब्र दे, और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से पंकज उधास को भावभीनी श्रद्धांजलि। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ऐसी चीज़ें अपने ही देश में हो सकती। इस कहानी में किस किस को रों? पुलिस को, कानून को, अदालत को, फैसले को, मुल्जिम को, या फिर इस पूरी सच्चाई को जानने के बावजूद अनजान बने रहे या अंधे बने रहे तमाम लोगों को। ये कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की है। बात है 4 नवंबर 2012 की। 2012 4 नवंबर को मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले एक स्कूल टीचर, जिनका नाम अनंत राम है, उनके ऊपर एक महिला रेप का इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि उन्होंने, अनंत राम जो टीचर है, उन्होंने न सिर्फ उसका यौन उत्पीड़न किया बल्कि उसके साथ रेप किया। अब रेप का मामला संगीन, महिला का बयान, तो फौरन पुलिस ने मुजफ्फरपुर में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है अहियापुर। इस नाम को याद रखना ज़रूरी है इस कहानी को समझने के लिए। तो मुजफ्फरनगर के इसी थाने अहियापुर की पुलिस ने FIR दर्ज किया और अनंतराम स्कूल टीचर मास्टर साहब को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कस्टडी में रखा, फिर जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया। अब मास्टर साहब के परिवार, उनकी पत्नी, सभी ने वकीलों की तलाश शुरू की, कोई मिले जो इस झंझट से उन्हें बाहर निकाले। आखिरकार एक मुजफ्फरपुर के ही क्रिमिनल लॉयर SK झा साहब आए। उन्होंने कहा पहले मैं केस को पढ़ूंगा और देखूंगा क्या फैक्ट है, और अगर लगा कि मास्टर साहब बेकसूर हो तो मैं ये मुकदमा लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने शुरुआती केस स्टडी करनी शुरू की। जब करनी शुरू की तो शुरुआत में ही केस को पढ़ने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि उनका मुवक्किल यानी कि अनंत राम बेकसूर है। उन्होंने कहा मैं ये मुकदमा लड़ूंगा, और इसके बाद इस मुकदमे की लड़ाई शुरू होती है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी दूसरी मिसाल आपको शायद कहीं और मिलेगी ही नहीं। अब जब झा साहब ने, जो वकील हैं, उन्होंने केस को स्टडी किया तो अजीब चीज़ें पता चली। पहले तो उन्होंने पूछा अनंत राम से कि तुमने किया है रेप? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर उस महिला ने तुम पे रेप का इल्ज़ाम क्यों लगाया? तब उसने कहानी सुनाई। अनंत राम ने बताया कि मैंने उस महिला के पति को 1.25 लाख रुपए उधार दिया था, क्योंकि उससे मेरी जान पहचान थी, दोस्ती थी। लेकिन तय वक्त पर उसने उधार की रकम लौटाई नहीं, तो बार बार मैं तकाजा करने लगा। जब मैं उससे मांगता तो बहाने बनाता। काफ़ी दिन बीत गया, फिर मुझे एक दिन गुस्सा आया। मैंने कहा मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। और जब मैं ये बोल कर आया, उसके बाद ही 4 नवंबर 2012 को अचानक पुलिस मेरे पास आ जाती है और कहती है कि आपने उस महिला का रेप किया।
तो ये पैसे की वजह से सारी चीज़ें हुई। ये उन्होंने सरसरी बताई वकील साहब को। उन्होंने कहा समझिए कि ठीक है, चलो पैसे का लेन देन है, रेप का मामला नहीं है। अब एक रेप केस में आमतौर पर पुलिस मेडिकल करती है, बाकी जो चश्मदीद है, विटनेस है, उन सबसे पूछताछ करती है, बाकी बातें होती हैं, सबूत इकट्ठा करती है। लेकिन इस केस की जो मैंने कहा ना दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी, यहीं से अब चौंकना आप शुरू कीजिए। जब वकील साहब एसके झा साहब ने इस केस की स्टडी की तो सबसे पहले रेप के दिन क्या क्या हुआ उन्होंने उसके बारे में बयान जो अनंतराम उनके लिए और जो एफआईआर में लिखा था उसको पढ़ा। अब एफआईआर की कहानी जब पढ़ी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। एफआईआर में लिखा है कि महिला ने अपने बयान में आरोप में लिखाया कि 4 नवंबर 2012 की शाम करीब 6 से 7 बजे के दरमियान वो अकेली थी, घर पर थी और स्कूल टीचर वो आए, यही अनंतराम, और उन्होंने उसके साथ रेप किया। टाइम भी है शाम के 6 बजे के आसपास। अब इत्तेफाक से उसी दिन दोपहर को 3-4 बजे से अनंतराम सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 6 बजे रेप का इल्ज़ाम लग रहा है और वो 3-4 बजे सरकारी हॉस्पिटल में। अब यहाँ हो सकता है कि आदमी झूठ बोले, भैया आजकल तो फर्जी दाखिला भी आप करा सकते हैं, अस्पताल में कुछ पैसे दीजिए, वो आपका दिखा देंगे एडमिट पहले का है। लेकिन यहाँ ये भी नहीं हो सकता था। पूछे क्यों? हुआ ये कि उसी दिन अनंतराम को उस महिला जिसने रेप का इल्ज़ाम लगाया उसने और उसके पति ने और उसके लोगों ने पीट दिया। वो अपने पैसे लेने के लिए गए थे दोपहर को। जब पिटाई कर दी तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाइए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर घायल अनंतराम को उठाकर ले जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कर दिया। बाकायदा MLC मेडिकल लीगो जो डॉक्यूमेंट है वो भी हुआ कि ये मारपीट का मामला और इनको चोट आई है और इसलिए इस सरकारी अस्पताल में इनको एडमिट किया। पुलिस ही ले जाकर अनंतराम को अस्पताल में एडमिट करा रही है, पुलिस MLC लिख रही है, पुलिस वो टाइम लिख रही है और फिर वही पुलिस उसी दिन इस महिला के बयान पर अनंतराम को उस महिला के रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। कायदे से ये मामला तो थाने में ही उसी वक्त आईने की तरह साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि महिला लिखा रही है शाम 6 बजे 4 नवंबर 2012 और ये भाई जो स्कूल टीचर हैं ये तो 3-4 बजे से अस्पताल में और खुद पुलिस अस्पताल में एडमिट करा रही। तो सारे सबूत तो आपके पास हैं कि जो बंदा अस्पताल में है वो कैसे रेप कर सकता है और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। खैर, अब ये सारी चीज़ें हुई, झा साहब की यहीं से लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने कहा मेरा वकील तो बेकसूर है, आसानी से निकलवा लूँगा। अब इत्तेफाक से उस वक्त जो इस केस के आईओ थे, जो अहियापुर थाना है, उनका नाम था दरोगा रामचंद्र। अब दरोगा रामचंद्र इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, सब कुछ अदालत में हुआ। अब अदालत में ट्रायल शुरू मुकदमे का। जब ट्रायल शुरू हुआ तो जज साहब ने कहा भाई ये रहे अनंतराम जो मुलजिम है, ये उनके वकील SK झा। अब सरकारी वकील जो पुलिस की तरफ से वो भी पेश है। अब अदालत ने कहा कि आईओ साहब यानी दरोगा रामचंद्र को पेश किया जाए। ये बात है 2013 का, क्योंकि नवंबर 4 2012 का ये केस था। तो उसके बाद करीब 6 महीने बाद आप मान के चलिए मई-जून 2013 कोर्ट ने कहा आईओ को पेश किया जाए। दरोगा साहब जिन्होंने इस केस की पूरी जांच पड़ताल की और जिनकी वजह से चार्जशीट दाखिल हुए यानी आरोप पत्र। अब उस दिन वकील SK झा साहब का दिमाग ही सन्न हो गया। कोर्ट में बताया गया कि जो आईओ हैं दरोगा साहब रामचंद्र जी, ये तो इस दुनिया में ही नहीं है, इनकी मौत हो चुकी है। अब हो सकता है कई बार भाई केस चल रहा है, किसी की मौत हो जाए, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, हो सकता है। चौंकने की बारी तब आई जब कोर्ट में उनकी बीवी की तरफ से लिखा हुआ एक हल्फनामा और एक डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया कि दरोगा जो रामचंद्र हैं इनकी मौत 2009 में ही हो गई, 2009। यानी कि इस रेप केस से 3 साल पहले इस रेप केस के आईओ इन्वेस्टिगेटिंग अफसर उनकी तो मौत ही हो चुकी थी। तो अब सवाल यह कि 3 साल बाद दरोगा साहब की भूत आत्मा इस केस की जांच कर रही थी। जब वो इस दुनिया में नहीं है, 3 साल पहले मौत हो चुकी है, तो इस केस का आईओ कौन था? इस केस पे दस्तखत किसने किए?
इस केस में चार्जशीट किसके कहने पे दाखिल हुआ? इस केस में हर जगह आईओ के तौर पर दरोगा रामचंद्र का नाम कहाँ से आ गया? पता क्या हो सकता है उस थाने में ये जो अहियापुर है कोई और दरोगा साहब हो रामचंद्र के नाम पर, ये किसी और पुलिस स्टाफ का नाम हो। पता चला इस नाम का तो कोई है नहीं। अब अदालत ने कहा कि कमाल है, लेकिन कमाल उससे भी ज़्यादा अदालत का। उसने कहा अच्छा 3 साल पहले मर चुके हैं, चलिए बाकी केस। अब वो उन्होंने बाकी दिया, महिला का तो बयान था ही था, सारी चीज़ें थी। इसके झा साहब को लगा था जो केस बड़ा आसान है। इन तमाम जो आंखें खोलने वाली चीज़ें उसके बावजूद मुजफ्फरनगर की लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एक ज़बरदस्त ऐतिहासिक फैसला ये कि जो महिला का इल्ज़ाम था वो सच था। टीचर अनंतराम ने उसका रेप किया और इसीलिए अनंतराम को 7 साल की सज़ा दी जाती है। अब जब ये फैसला आया तो इसके झा साहब का दिमाग सन्न। जिस केस के आईओ का फर्जीवाड़ा की जो जांच कर रहा है 2009 में ही मर चुका और 12 में वो फिर से आईओ कैसे बना? जिस केस में यह है कि जिस वक्त रेप हुआ महिला रिपोर्ट लिखा रही है, उस वक्त खुद पुलिस की निगरानी में जो मुलजिम है वो अस्पताल में है, भर्ती, इलाज चल रहा है उसका। कोई विटनेस के कोई सबूत नहीं, फिर भी लोअर कोर्ट ने मान लिया मुलजिम से मुजरिम और 7 साल की सजा सुना दी। जब ये फैसला आया उसी दिन इस क्रिमिनल लॉयर वकील जो एसके झा साहब, इन्होंने कोर्ट के अंदर, कोर्ट कैंपस में, कोर्ट परिसर के अंदर एक प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा को लेते हुए उन्होंने, वो एक जनवीधारी थे, जनवी बहुत आपको पता है पहना जाता है, उसके साथ बाकायदा सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने कोर्ट में अपने उस जनवी को उतार दिया। और जनवी को उतारने के बाद उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, कसम खाई, और वो ये कि जब तक वो अपने मुवक्किल स्कूल टीचर अनंत राम को बाइज्जत बरी नहीं करवा देंगे, इस जनेऊ को दोबारा धारण नहीं करेंगे। ये एक वकील अपने मुवक्किल के लिए भरी अदालत में, अदालत कैंपस के अंदर एक कसम खाता है, प्रतिज्ञा लेता है और इसके साथ ही वो जनेऊ उतार देता है। अब कसम तो खा ली, लेकिन कसम पूरा कैसे करें? राह में बड़ी अड़चनें। अब उन्होंने अपनी कोशिश शुरू की, दोबारा केस स्टडी करना शुरू किया कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे चूक हुई। उन्होंने सारे बयान, सारी चीज़ें, कोर्ट के जजमेंट सबके दोबारा से पढ़ डाला। फिर उन्हें लगा कि अगर उनका इधर, अब अनंतराम जेल जा चुका है क्योंकि कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुना दी है और उन्हें पता है कि ये बेकसूर है, पर उसको बाहर कैसे निकालें? तो लगा कि इसको बाहर निकालने का एक तरीका है, अगर उस भूत या आत्मा या उस जिंदा मुर्दा आयु यानी कि दरोगा का सच बाहर आ जाए तो सब कुछ क्लियर हो सकता है। अब वो पड़ गए उस दरोगा साहब की सच्चाई को जानने के लिए, लगे रहे कि दरोगा साहब कहाँ हैं। जो हल्फनामा और डेथ सर्टिफिकेट दिया गया था उसमें उनकी मौत की तारीख थी 15 दिसंबर 2009 और ये केस दर्ज हुआ था 4 नवंबर 2012, यानी लगभग 3 साल। तो 3 साल पहले जिस शख्स की मौत हो गई, 3 साल बाद वो एक रेप केस का इन्वेस्टिगेटिंग अफसर कैसे था? यहीं से उन्होंने अब अपनी तरफ से पड़ताल शुरू की कि भैया ये दारोगा रामचंद्र का कहाँ है, और कसम खा रखी है। भटकते रहे, इधर उधर ढूंढते रहे। इस दौरान में उन्होंने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया तमाम ग्राउंड्स के ऊपर। अब पता चला कि रामचंद्र जी कभी वहाँ हैं, कभी वहाँ हैं, जहाँ जाते तो कभी मिलता नहीं। आखिरकार फिर इन्हें पता चला कि ये पटना में सीआईडी डिपार्टमेंट, तो बड़ी मुश्किल से पता चला कि दरोगा साहब रामचंद्र जी पटना सीआईडी में पोस्टेड है। अब ये वहाँ तक किसी तरह पहुँचे। इधर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अब रामचंद्र अपने आप को गायब कर रहे हैं, कह रहे नहीं मैं तो वो हूँ नहीं। अब वकील साहब उसके कुंडली निकाल रहे हैं। करते 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 आखिरकार उधर 6 साल 9 महीने करीब अनंतराम स्कूल टीचर जेल में रहते, फिर हाई कोर्ट गए। अब ये भटक रहे हैं, लेकिन एक मुर्दे को जिंदा कैसे साबित करें? क्योंकि दरोगा की वाइफ ने डेथ सर्टिफिकेट दे रखा है और ये तक बता रखा कि हमें तो पुलिस से पेंशन मिल रहा है। यहाँ पे कमाल ये भी, इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी अनोखी कहानी नहीं मिलेगी
एक पुलिस वाला जो जिंदा है, उसकी वाइफ और उसको कह रहे हैं कि पेंशन मिल रहा है, दूसरी तरफ वो आईओ भी बनता है और 3 साल पहले मर भी चुका है, उसके दस्तखत भी हैं। ये कमाल कैसे हो सकता है? खैर ढूंढते ढूंढते वो ढूंढते रहे और आखिरकार जब पता चला कि रामचंद्र ने झूठ बोला था, दरोगा ने, वो जिंदा था और वो चुपचाप वहाँ से उसकी पोस्टिंग हो गई तो किसी को पता नहीं चला। फिर वो अपनी जानबूझ के इधर उधर पोस्टिंग कराता रहा और लास्ट में पटना पहुँचा ताकि किसी को पता ना चले। और उसके बाद वो रिटायर भी हो गया। रिटायर के बाद वो पेंशन भी ले रहा है। लेकिन जब जब इस केस में बात आए तो यहाँ पे उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट बीवी के ज़रिए इसलिए दिलवा दिया क्योंकि उसे मालूम था कि इस केस में सारी उसने बेईमानी की है, क्योंकि सारे चीखते हुए सबूत थे कि जिस दिन रेप हुआ वो सरकारी अस्पताल में पुलिस की निगरानी में था। उसी दिन पुलिस में उसके मामला भी दर्ज हुआ। उस रेप से 4 घंटा पहले एक घायल शख्स जो अस्पताल में पुलिस वालों ने जिसको भर्ती कराया, वो 4 घंटे बाद कैसे रेप करेगा जबकि वो अस्पताल से अगले दिन डिस्चार्ज हुआ है। लेकिन उसे मालूम था उसने पैसे खा रखे थे इस फैमिली से जिस महिला ने रेप के इल्ज़ाम लगाए थे। तो उसे मालूम था कि इसकी तो भद्दे पिट जाएगी, हो सकता है उससे पहले जो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं वो भी सामने खुल जाएगा। तो इसलिए उसने अपने आप को छुपा दिया। उसका रिटायर हुआ, पेंशन भी लेता रहा, लेकिन कागज़ों पे वो मरा हुआ था जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत थी। जब ये सच्चाई पता चली उसके बाद झा साहब अपनी कोशिश से लड़ते रहे और आखिरकार जो हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट, उसने अपना फैसला सुनाया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जितने सबूत हैं इन तमाम सबूतों को देखते हुए ये साफ लगता है कि ये केस फर्जी है। और उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने अनंतराम टीचर को इस रेप के मामले से बरी कर दिया। 6 महीने 9 साल अनंतराम जेल में रहा, रेप के दाग के साथ। उसकी सोसाइटी में, स्कूल में, सब जगह इज्जत गई, नौकरी गई। उसके बाद हाईकोर्ट ने बरी किया। अब ये सारी चीज़ें उसे शायद वापस तो मिल जाएंगी, लेकिन वो बदनामी के दाग और कम से कम 7 साल तो उसे मिलेगा नहीं। अब फैसला आ गया। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इस कोर्ट के फैसले के बाद है। कोर्ट के फैसले के बाद बाकायदा कोर्ट के परिसर में तमाम वकील, इनके सारे जानते थे, उनको सबको ये पता था इसके झा की इस प्रतिज्ञा के बारे में। वो सब लोग मौजूद हुए। वहीं एक मंदिर, उसी मंदिर में बाकायदा तमाम पुजारी के मंत्र के बीच जो जनेऊ धारण करने की सारी जो धार्मिक रीतियाँ होती हैं उनको पूरा करते हुए अपने उस प्रतिज्ञा को जब मुवक्किल उनका बेकसूर साबित हुआ तब उन्होंने 12 साल के बाद उस जनेऊ को दोबारा धारण किया। ये क्रिमिनल लॉयर की प्रतिज्ञा थी। अब यहाँ पे ये कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। क्यों? एक पुलिस अफसर, एक केस का आईओ, रेप जैसा संगीन मामला, वो बीच केस में जिंदा और मुर्दा कैसे हो जाता है? 2, एक महिला, इस केस में ये भी है कि जब ये कोर्ट में गया तो महिला ने कई पर्ची लिखी कि मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। केस ये कोर्ट में भी गया, अदालत ने नहीं माना। टाइमिंग, पैसों का लेन देन, आयुओं का युग भाग जाना, या पहले तो मौत की 2009 और 12, अदालत और जज साहब को तो उसी वक्त इस पॉइंट पे ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, जांच का हुक्म देना चाहिए तो सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी कोर्ट ने फैसला सुना दिया और एक बेकसूर को 7 साल तक जेल के अंदर बिना गुनाह के रहना पड़ा। अब सवाल ये है कि रिहाई के बाद और हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो पुलिस वाला जो अब पेंशन ले रहा है, जिसने ये सारी साजिश रची, जो जिंदा होते हुए भी अपनी बीवी के ज़रिए अपने मुर्दा होने का सर्टिफिकेट कोर्ट में देता है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या उसके सारे पेंशन नहीं रोके जाना चाहिए? इसको लेकर अब एसके झा साहब दोबारा मुहिम शुरू कर रहे हैं कि अपने मुवक्किल को तो उन्होंने इंसाफ दिला दिया, लेकिन इस इंसाफ की राह में जो रोड़ा बना ये पुलिस अफसर, इसके खिलाफ कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये ज़रूर है कि करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही एक तो अदालत का काम डिले होता है, दूसरा कि सफ़ेद काला, काला सफ़ेद, यही सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा, उन्होंने अब मानवाधिकार आयोग से भी अपने इस मुवक्किल के लिए यानी कि टीचर अनंतराम के लिए हर जाने की मांग की है और कहा है कि उसे पैसे मिलने चाहिए क्योंकि उसने खामखा सफ़र किया है।
एक मैंने पता नहीं आपको कहानी सुनाई थी कि नहीं, यूएस में अभी हाल में एक फैसला आया था जिसमें एक शख्स जिसके ऊपर रेप और मर्डर के चार्जेस थे, पहले उसको डेथ पेनल्टी भी दे दी गई, फांसी की सज़ा, फिर उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 37 साल तक वो जेल में रहा। जो लाश मिली थी उस पर कुछ दांतों के निशान थे, तो उसके डेंटिस्ट ने ये कहा था कि ये दांतों के निशान इसी के हैं, लेकिन उस वक्त डीएनए और ये सारी चीज़ें थी नहीं। तो 37 साल तक रहा। 37 साल के बाद अब अभी पिछले महीने, बल्कि इसी महीने एक फ़ैसला आया। फ़ैसला ये था कि जब डीएनए, अब चूँकि अब डीएनए इतना एडवांस हो चुका है कि पता हो जाता है, तो डीएनए की रिपोर्ट आई। पता चला जिस शख्स को 37 साल से जेल में रखा है, जिसको फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी, डेथ पेनल्टी, उसका मैच ही नहीं किया, बल्कि उस डेटाबेस से 2 और अनजान लोगों के मैच किए, और उनको जब पकड़ा गया तो पता चला असली कातिल वो था। तो अब इस शख्स को छोड़ा गया। जब छोड़ा गया तो अदालत ने एक आदेश दिया सरकार को, ये शायद कैलिफोर्निया स्टेट को, कि आप इसको 37 साल तक आपने जेल में रखा है, इसको पैसे दीजिए। और वो जो इंडियन करेंसी में है वो अराउंड 116 करोड़ है, 116 करोड़ रुपये मुआवजा, क्योंकि 37 साल उसने बेगुनाह होते हुए जेल में काटे। यहाँ अनंत राम ने 7 साल जेल में काटे। देखते हैं क्या मिलता है। इससे पहले 20-20 साल, 15-15 साल ऐसे लोगों ने काटे, क्या मिला। लेकिन ये अपने आप में बेहद अजीब कहानी है, और इस पूरी कहानी में सैल्यूट करने लायक हमारे क्रिमिनल लॉयर हैं एसके झा, जिन्होंने इस केस को जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें भरोसा था अपने मुवक्किल पर, वो प्रतिज्ञा ली जिसको 12 साल बाद उन्होंने पूरा किया। ऐसे वकील हों जो सच को सच और झूठ को झूठ साबित करें, उसकी ज़रूरत है इस देश को। लेकिन कानून को भी देखना चाहिए, अदालत को भी, कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग, आप ही लोग लिखते हैं, एक लोअर कोर्ट का फैसला आता है और एकदम अपोजिट उल्टा उसके ऊपर कोर्ट का, उसके ऊपर का फिर अलग हो जाता है। इतनी सारी विरोधाभास कहाँ से आती है? बेसिक एविडेंस तो सारी चीज़ें हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन अगर हर अदालत बारीकी से उन चीज़ों को देखे तो शायद बहुत सारे जो छूट जाते हैं वो छूटे नहीं। तो कहानी में आज इतना ही। अब कहानी ख़त्म करूँ